फूटी किस्मत है जो मेरी तुम जैसी पत्नी पल्ले पड़ी है। अरे घर के खर्चों को थोड़ा तो कंट्रोल करो। आखिर कितना कमा लूँगा मैं, मेरी भी एक सीमा है। क्या अब सब कुछ लुटा दूँ घर में? गणेश अपनी पत्नी सोना पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे ही सुनाए जा रहे हो। एक तो ढेले भर का ही कमाते हो, उसमें भी बचत करने के लिए कह रहे हो। आखिर इस महंगाई के दौर में कहाँ से बचत करूं मैं? सोना भी बराबर जवाब देते हुए बोली, अरे कम से कम पहले बचत तो होती थी, अब तो वो भी नहीं है। अचानक कोई खर्चा आ गया तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कमाई कम हो गई है, कमाई तो मेरी उतनी ही है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में ये खर्चों को लेकर चिक चिक शुरू हो जाती है। गणेश ने कहा। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे को चिल्ला रहे थे और दोनों के चिल्लाने की आवाज़ें नीचे बैठे रमेश जी और उनकी पत्नी उषा जी के कानों में आ रही थी, लेकिन फिर भी दोनों शांति से बैठे हुए थे। वैसे भी अब दोनों ने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। तभी उषा जी ने रमेश जी की तरफ देखा और पूछा, क्या करूं? अभी जाऊं क्या उन लोगों के पास? अब जाना तो पड़ेगा ही, तुम ही जाकर देकर आओ तुम्हारे सुपुत्र को ये पर्चा। रमेश जी ने जवाब दिया, पर उसके पास पैसे? कहते कहते एक पल के लिए तो उषा जी उनकी तरफ देखने लगी, पर जैसे ही पुरानी बातें दिमाग में आने लगी तो चुपचाप पर्चा मतलब बिजली का बिल उठाया और सीधे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही उन्हें 4 महीने पुरानी बातें याद आने लगी, जब बेटे बहू उन लोगों के साथ ही नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। तब ऊपर के ये 3 कमरे किराए से दे रखे थे। इसके अलावा रमेश जी की भी अच्छी खासी पेंशन आती थी, जिससे उनका गुजारा बसर अच्छे से हो जाता था और उन्हें अपने खर्चों के लिए गणेश पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। रमेश जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे और गणेश तो महीने में एक मुश्त 10,000 रुपये देकर फ्री हो जाता था। तो अपने पास होती सेविंग को देखकर दोनों को लगता कि हम सब खर्चा उठा सकते हैं और इसके बावजूद भी अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। ऊपर से रमेश जी और उषा जी भी आए गए के सामने अपने बेटे बहू की ही तारीफ करते थे कि कैसे उन दोनों ने पूरा घर संभाल रखा है। वो तो अपने पोते के साथ आराम से खेलते हैं और मज़े से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बस यही सब सुन सुनकर और महीने की सेविंग देख देख कर दोनों का धीरे धीरे घमंड बढ़ने लगा। और जब घमंड बढ़ने लगा तो अपने सामने अपने माता पिता उन्हें छोटे नज़र आने लगे। उन्हें लगने लगा कि माता पिता को तो वो पाल रहे हैं, इसी के चलते उन लोगों ने धीरे धीरे माता पिता का अपमान तक करना शुरू कर दिया। उनके खर्चों पर रोक टोक करना शुरू कर दिया। उषा जी की आदत थी कि वो हर पूर्णिमा को एक ब्राह्मण जोड़े को खाना जरूर खिलाती थी। एक दिन जब रमेश जी घर पर नहीं थे, तब उषा जी मंदिर में रहने वाले ब्राह्मण जोड़े को भोजन के लिए बुलाने के लिए जा रही थी कि तभी सोना ने टोक दिया, मम्मी जी ये क्या फालतू की आफत पाल रखी है आपने? हर पूर्णिमा पर भोजन कराना जरूरी है क्या? कितना फालतू का खर्चा हो जाता है, आपको कुछ पता भी है? ये सुनकर उषा जी कुछ कहने को हुई तो गणेश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, मम्मी सही तो कह रही है वो, ऐसी फालतू चीज़ों पर खर्चा क्यों करती हो? अब तो छोड़ दो ये सब चीज़ें। गणेश को ऐसा कहते देखकर उषा जी चुप हो गई। कहीं ब्राह्मणों को घर पर बुलाने के बाद बच्चे उनकी बेइज्जती न कर दे, ये सोचकर उषा जी चुप हो गई। पर उनका मन नहीं माना तो अपने पास से पैसे निकालकर मंदिर में भोजन के लिए पैसे दे आई। पर यह बात रमेश जी को पता चल गई। वो गणेश और सोना से बात करने वाले ही थे कि उषा जी ने रोक दिया। इसी तरह एक दिन उषा जी ने रमेश जी से कहा, मैं क्या कह रही हूँ जी, अपनी संजू को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब तो उसकी याद आने लगी है। सोच रही हूँ कि
उसे 7-8 दिन के लिए अपने पास बुला लूं। ये सुनकर रमेश जी हंसते हुए बोले, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही है, अपने ससुराल में रमी हुई, इतने दिन के लिए आएगी भी। मैं एक काम करती हूँ, उसे फ़ोन लगा करके बोल देती हूँ, फिर वो जितने दिन के लिए कहेगी उस हिसाब से मेनू डिसाइड कर लेती हूँ और फिर उस हिसाब से सामान भी मंगा लेती हूँ। अपने हाथों से अपनी बेटी को बनाकर खिलाऊंगी। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि सोना ने सुन लिया और उसने गणेश से जाकर ये बात कह दी। बस फिर क्या था, गणेश और सोना तमतमाते हुए रमेश जी के कमरे में आए और बोले, पापा मैं क्या सुन रहा हूँ, आप संजू दीदी को 8-10 दिन के लिए यहाँ बुला रहे हो। हाँ बेटा, तेरी मम्मी कह रही कि बहुत दिनों से संजू आई नहीं है तो उसकी याद आ रही है, तो बस इसलिए हम दोनों अभी यही डिसाइड कर रहे थे कि बस आप लोग फालतू हैं तो दुनिया को फालतू समझते हो, यहाँ बैठकर बस फालतू के प्लान बनाते रहते हो, एक बार हमसे पूछ तो लेते। गणेश ने कहा, बेटा कैसे बातें कर रहा है तू अपने पापा से, और तुझसे क्या पूछते, अपनी बेटी को बुलाने के लिए भी तुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? उषा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल लेनी पड़ेगी, खर्चा हम लोग करते हैं, आपकी तरह यहाँ बैठकर मुफ्त का नहीं खाते। सोना ने कहा। यह सुनकर तो रमेश जी और उषा जी दोनों सकते में आ गए। 1 मिनट, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम लोग हमारा खर्चा उठाते हो? अगर हम ये कहते कि हमारे बेटे बहू ने पूरा घर संभाल रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे खर्चे तुम उठाते हो। और अगर इतनी ही गलतफहमी है तो अपने आप शराफत से अलग हो जाओ, हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। रमेश जी ने कहा, हाँ तो कौन रहना चाहता है आपके साथ? हम तो खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। आखिर फ्री का पैसा नहीं आता है हमारे पास, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। कब तक आप लोगों का खर्चा उठाते रहेंगे और फिर भी कोई एहसान नहीं है। सोना ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर रमेश जी ने उसी समय किराएदारों को घर खाली करने के लिए कह दिया। जब 3 दिन बाद किराएदारों ने घर खाली किया, उसके बाद गणेश और सोना को ऊपर वाले रूम में शिफ्ट कर दिया और खुद उषा जी के साथ नीचे रहने लगे। शुरू शुरू में तो दोनों को बहुत अच्छा लगा, वो दोनों और उनका छोटा सा बेटा बस। लेकिन 4 महीने बीतते बीतते अब दोनों को असलियत पता चल रही थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन। छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे, दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे थे। आए दिन दोनों में चिक चिक शुरू हो गई। खैर अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुलाकर बैठे ही थे कि इतने में उषा जी ने दरवाज़ा खटखटाया। गणेश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उषा जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उषा जी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे समय पर जमा करवा देना, पिछली बार की तरह लेट मत करना, कहकर वह वापस नीचे आने लगी। ये क्या है, मजाक कर रही हो मम्मी तुम? 7,000 रुपये का बिल। 7,000 रुपये का नाम सुनते ही सोना भी खड़ी हो गई, पर उषा जी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप नीचे उतर आई। अब गणेश और सोना भी उनके पीछे पीछे नीचे आ गए और आते ही सोना बोली, ये क्या है पापा जी, आपने ये बिजली का बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे भला? बिजली आप फूको और पैसे हम दे। उसकी बात सुनकर रमेश जी बड़ी ही शांति से बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग हैं। अरे तो 7,000 रुपये, क्या हम अकेले ही 7,000 रुपये की बिजली फूक गए? जरूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा, कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी होगी आपने। सोना अभी भी मानने को तैयार नहीं थी।
रमेश जी मुस्कुराकर बोले, बहू, बिजली वालों को बुला लो और चेक करके बता देंगे। ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो, एसी चालू करके छोड़ जाती हो, बिना जरूरत के भी हर कमरे में लाइट जलती रहती है, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 7,000 तो बहुत कम है, कई बार तो 9,000, 10,000 का बिल आता था। अब तो सोना की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। इधर गणेश से भी कुछ कहते नहीं बन रहा था। फिर गणेश ने थोड़ा हिम्मत करके कहा, पापा, हमें अपनी गलती का एहसास है। क्या हम लोग वापस पहले की तरह साथ रह सकते हैं? यह सुनकर रमेश जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं ये गलती अब नहीं करूँगा। जब तक जिंदा हूँ स्वाभिमान से ही रहूँगा। मैं तुम दोनों को एक गलतफहमी पालने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम लोग हमें पाल रहे हो। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो तुम लोग जा सकते हो। हम दोनों पति पत्नी को यहाँ पास मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाना है। हमारे पास वक्त नहीं है। उनकी बात सुनकर आखिर दोनों अपना सा मुँह लेकर चुपचाप वहाँ से निकल गए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।